1034 करोड़ रुपए का घोटाले का मामला, जिसको लेकर संजय राउत के वकील ने कहा था कि अभी संजय राउत को 10 से 15 दिनों का समय चाहिए। पर उसी मामले को लेकर संजय राउत ने कहा है कि मैं कल ईडी के सामने जाऊंगा और बीजेपी के लिए बातें कह रहे हैं। देखिए, संजय राउत ना उबलते हुए दूध की तरह है, जो उफनता तो बड़ी तेजी से और गिरता भी उतनी तेजी से है। संजय राउत सोनिया गांधी के आशीर्वाद से एक सरकार में बैठे थे। इनको लगा कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, दोनों हाथ से लपेट लो दबा के। तो जब ईडी की टेढ़ी नज़र हुई तब इनको समझ आया कि 2 दूनी 4 कैसे होता। अभी थोड़ी देर पहले तक ये साहब एक बयान दे रहे थे कि जिन्होंने ठाकरे परिवार को छोड़ा वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बना। आपकी जानकारी के लिए संजय राउत जी, जो आप घटिया किस्म की शेरो शायरी करते हैं हारमोनियम बजा के, आज भी एक हो जाए इरशाद। देश की जनता बैठी है आपके जो है सुनने के लिए। पर मुझे लगता है कि अब कल तबीयत से ईडी वाले हारमोनियम के साथ अब्बा को जो है प्रश्नों के बौछार के साथ बजाने का काम करेंगे। और मैं तो कहता हूं कि उस पूरी की पूरी जो इंटेरोगेशन होगी उसका लाइव प्रसारण कर देना चाहिए। कम से कम देश को एंटरटेनमेंट की आवश्यकता है। तो जो संजय राउत जी सोच रहे हैं कि जी जो मैं पूरा पोल खोलूंगा, इनकी पोल भाजपा के एक नेता ने क्या खोली, किरीट सोमैया, उनके ऊपर अटैक कराया। किसने कराया? संजय राउत और उसके गुंडों ने कराया। एक और हमारे युवा नेता है मोहित कंबोज, उनके तो घर को गिराने तक का ऑर्डर दे दिया। किसने दे दिया? बीएमसी ने दे दिया। अब सरकार बदल गई, मुझे लगता है अब इनके भी जो अनैतिक बिल्डिंग्स हैं, अनाधिकृत जो है इलीगल इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी जो है तबीयत से जांच होनी चाहिए। वहाँ पर भी बीएमसी के या जो भी पीडब्ल्यूडी के या जो भी संबंधित निकाय हैं उनके बुलडोज़र पहुँचने चाहिए। और इनको भी पता लगना चाहिए कि 2 दूनी 4 कैसे होता है। हाउ डज द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन लुक्स लाइक। तो संजय राउत जी, ये राजनीति है, थोड़ा सा कूल रखना चाहिए अपना टेम्परामेंट। पहले तो आपने विचारधारा की नृशंस रूप से हत्या कर दी। आपके नेतृत्व में पालघर में संतों की हत्या हुई। आप तो बहुत बड़े हिंदुत्व वाले व्यक्ति थे, आपने तो उनके लिए कुछ नहीं किया। पर आज उसी का श्राप है कि आप जो है आप दर दर की ठोकरें खाएंगे। जो पाप आपने 2.5 साल सत्ता में बैठ के किए हैं, अब आपको उसका पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। तो अब ये जब हिसाब देने वाला जो मसला हो जाता है ना, तब बड़ी समस्या हो जाती है। अब वहाँ पे ना कोई शेरो शायरी चलती है, ना वहाँ हारमोनियम बजता है, ना कुछ होता है। वहाँ पे जो है तमाम एजेंसियाँ होती हैं, वो सवाल करती हैं और सवाल का जवाब देना होता है। अब आप राहुल गांधी की तरह तो नहीं हो सकते या सत्येंद्र जैन की तरह नहीं हो सकते कि ये बोल दीजिए मुझे तो कोरोना हुआ था, मेरी याददाश्त चली गई, क्योंकि ये ना पुराने हो गए हैं। अब आप मुंबई रह के सोचे मैं बॉलीवुडिया स्टाइल में निकल जाऊंगा, कोई घटिया सी राम गोपाल वर्मा की फिल्म की स्टोरी की तरह मैं जो बच के निकल जाऊंगा, ऐसा होने वाला नहीं है। नाउ यू हैव टू गिव ईच एंड एवरी आंसर टू ईडी। पात्रा चौल, ये जो घोटाले का मामला है ये 2007 का है, जिसको लेकर संजय राउत की बीवी से भी पहले ईडी पूछताछ कर चुकी है। अब लगातार सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से बार बार मतलब जैसे कि पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है संजय राउत को, तो क्या गिरफ्तारी हो सकती है संजय राउत की? निश्चित रूप से जिस प्रकार से ये पूरा का पूरा ये चौल के 1000 करोड़ से अधिक का जो भ्रष्टाचार का मामला है, देखिए ये तो एक बहुत छोटी सी कड़ी है। अभी देखिए आप यहाँ पे इस महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे ऐसे आपको बड़े बड़े केस मिलेंगे। ये तो 1000 करोड़ तो बहुत छोटा सा अमाउंट है। अभी आप देखेंगे टीवी के ऊपर कोई नेता आएगा और इनका बोलेंगे तो बहुत छोटा सा मसला है, जैसे बोल देते हैं ना आजकल जो है मुंहफट नेताओं को आदत है कि ये तो जो है 150 करोड़ का, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अभी देखिए अभी बड़े सारे ये जो 2.5 साल के अंदर इन्होंने जनता के खून पसीने को चूसने का, लूटने का काम किया है। अभी इसका पूरा का पूरा काला चिट्ठा जो है देश के सामने, महाराष्ट्र की जनता के सामने निकलेगा और इनको एक एक चीज का हिसाब अब जो है एजेंसीज को देना पड़ेगा, जनता को देना पड़ेगा। ईडी की कार्रवाई को लेकर संजय राउत कई बार कह चुके हैं कि केंद्र सरकार जानबूझकर कार्रवाई कर रही है। और इसी मामले में जब ईडी की तरफ से समन भेजा गया संजय राउत ने कि मुझे पता था हमें परेशान किया जाएगा क्योंकि सरकार के ऊपर समस्या है। देखिए, जो लोग खुद जैसे होते हैं वो दुनिया को ऐसे ही सोचते हैं, उसी नज़रिए से देखते हैं। आपने देखा होगा संजय राउत कहने के लिए तो इस देश की राज्यसभा के सांसद हैं और राज्यसभा इस देश में अपर हाउस माना जाता है, जिसके अंदर देश की जनता ये सोचती है कि इसके अंदर पढ़े लिखे विजनरी लोग होंगे जिनको हम भारत के भाग्य विधाता के रूप में देखते हैं, जो हमारे लिए कानून बनाने का काम करते हैं। दीज पीपल आर कॉल्ड लॉ मेकर्स। परंतु क्या आपने संजय राउत की भाषा सुनी? संजय राउत के बयान देखे? मुझे लगता है कि सड़क छाप कोई अगर मवाली भी होगा वो शायद संजय राउत से ज़्यादा शालीन और सभ्य होगा।
एक सार्वजनिक जीवन के अंदर जिन शब्दों के प्रयोग की कल्पना आप नहीं कर सकते, संजय राउत हर दूसरे दिन इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करते हैं और इत्तेफाक से वो राज्यसभा के सांसद हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को सवाल पूछता हूं, इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करने वाला संजय राउत क्या इस देश की राज्यसभा में बैठने लायक है? आपके चैनल पे इस वीडियो के कमेंट पे आए ये जवाब। इस प्रकार के लोग जिन लोगों को सार्वजनिक जीवन में कैसे बात करते हैं, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो उनको किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, जिनके अंदर इतना अदब नहीं है, वो लोग इस देश के अंदर जो है सत्ता चलाते हैं। जो लोग एक महिला के साथ एक सामान्य जो है व्यवहार नहीं रख सकते। कंगना रनौत के एक बयान के ऊपर इसी संजय राउत ने अपने जो है बीएमसी का बुलडोजर पहुंचवा दिया और जिस पत्रिका के ये संपादक महोदय हैं उसके फ्रंट पेज पे लिखा था उखाड़ दिया। मैं कल की हेडलाइन का वेट कर रहा हूं, सामना के अंदर लिखा होना चाहिए दोबारा से उखाड़ लिया पार्ट 2। संजय राउत संपादक है ना उस पत्रिका के। संजय राउत जी, अनुरोध है कल की संपादकीय लिखना, अगर कंटेंट की जरूरत पड़े तो मैं भिजवा देता हूं, मैं भी बहुत अच्छा कंटेंट लिखता हूं। तो इस प्रकार के व्यक्तियों का इसी प्रकार का राजनीतिक इलाज संभव है और जो इन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं उसकी जो है एक एक पाई का भुगतान इनको करना पड़ेगा और जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसके तहत ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि कोई और व्यक्ति सत्ता के दुरुपयोग करने से पहले 100 बार सोचे, क्योंकि आपको सत्ता में जनता की सेवा करने के लिए बिठाया जाता है, ना कि जनता के पैसों को बाप का माल समझकर उड़ाने के लिए। किस तरीके से देख रहे हैं कि जिस तरीके से एक केंद्रीय एजेंसी एक के बाद एक बड़े नेता के ऊपर कार्रवाई कर रही है। प्रवीण राउत की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है, कल संजय राउत जाएंगे पूछताछ के लिए। बात करें अनिल देशमुख या फिर नवाब मलिक की, वो ऑलरेडी जेल के अंदर हैं। आप सोचिए, चाहे वो नवाब मलिक हो, चाहे इनका जो है गृह मंत्री हो, चाहे वो परमवीर सिंह हो, क्या सचिन वाजे हो, ये लोग क्या थे? संत महात्मा थे, कहीं पूजा करते थे, कहीं सत्संग प्रवचन करते थे या कहीं दान देने का काम करते थे। इन लोगों ने क्या किया? सोचिए, सरकार के अंदर के लोग मनी लॉन्ड्रिंग के केस में हैं, सरकार के अंदर के लोग दाऊद इब्राहिम के साथ रिलेशन में संलिप्त हैं और उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जिस बाला साहब की ये लोग बात करते हैं, कहते हैं कि बाला साहब की फोटो नहीं लगाने दें। क्यों? राजा का बेटा राजा बनेगा क्या? कोई लेगेसी ले ली क्या तुमने? देखिए, हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं और आपको उस सत्ता पर पहुंचने के लिए आपको जनता के दिल को जीतना होता है। सोनिया गांधी के दिल को जीतना नहीं होता है, शरद पवार के दिल को जीतना नहीं होता है। आपको अगर महाराष्ट्र की सत्ता में बैठना है तो आपको अपनी आइडियोलॉजी के साथ जनता के बीच में जाना होगा। तो संजय राउत एंड योर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगले साल बीएमसी का चुनाव है, तब फिर लिख देना उखाड़ लिया। जनता दूध का दूध, पानी का पानी कर देगी। अभी तक केंद्रीय एजेंसी अगर जांच करती थी तो महाविकास अघाड़ी सरकार के नेता कहते थे कि सरकार को गिराने के लिए साजिश की जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से। अब सरकार गिर चुकी है, सीएम उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे चुके हैं, बीजेपी की सरकार वहां पे यानी कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अब अगर तमाम नेताओं के ऊपर कार्रवाई की जाती है तो क्या बहाना रहेगा इस बार? मुझे देवेंद्र फडणवीस साहब का एक वक्तव्य बड़ा याद आता है। बहुत काफ़ी समय पहले, लगभग 1.5 साल पहले, किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि ये सरकार चलेगी क्या, 5 साल पूरे कर पाएगी क्या? तो उसमें बहुत ही शालीनता से देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा था कि हम विपक्ष के रूप में, कंस्ट्रक्टिव विपक्ष के रूप में काम करेंगे, जो उनके नेतृत्व में किया भी भाजपा ने। और उन्होंने कहा था कि एक दिन ये सरकार अपने ही बोझ तले गिर जाएगी। आज किसने गिराई सरकार? जो व्यक्ति अपने 56 विधायक संभाल के नहीं रख सकता, वो सरकार चला रहा है क्या? सरकार कहाँ से चल रही है? सरकार चल रही है शरद पवार के यहाँ से, आधी सरकार चल रही है 10 जनपद से, और ये भाई साहब कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री हूँ। ठीक है, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल बहुत अच्छा है। 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे, अब घर बैठिए, अब एकनाथ शिंदे चलाएगा सरकार, वो बताएगा कितने दूनी 4 होता है। जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद सर।